थर्ड पोस्टुलेट्स क्या है? थर्ड पोस्टुलेट्स के बारे में हमने बात करी थी कल, शो भी था, तुम लोग चले गए थे। वो ये था कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन तभी गेन या लूज करेगा जब वो अपने ऑर्बिट में चेंज करेगा। सपोज करो ये हायर ऑर्बिट है और ये लोअर ऑर्बिट है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल है E1 और यहाँ का है E2। सपोज करो इलेक्ट्रॉन को नीचे वाली एनर्जी स्टेट से ऊपर वाली एनर्जी स्टेट में पहुँचना है, तो हमें इसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ये एनर्जी लेके तब आगे जो है जाए, तो हमें इसे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी hν, ठीक है। और अगर यही इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से नीचे की तरफ लोअर ऑर्बिट में आ रहा है तो खुद ये एनर्जी रिलीज करेगा, कितनी? hν। तो बोर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी रेडिएट नहीं करता, जिन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में वो घूम रहा है उनमें घूमते हुए किसी भी तरह का एनर्जी लॉस नहीं होगा। एनर्जी लॉस या गेन तभी होगा जब वो अपनी ऑर्बिट में चेंज करेगा, यानी लोअर स्टेशनरी से हायर स्टेशनरी में जा रहा है या फिर हायर स्टेशनरी से लोअर स्टेशनरी उसमें जा रहा है ऑर्बिट में। और कितना एनर्जी वो लेगा या कितना एनर्जी रिलीज करेगा, वो इन दोनों एनर्जी के बीच में, इन दोनों स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बीच में जितना एनर्जी गैप होगा उतनी एनर्जी लूज या रिलीज करेगा या उतनी ही गेन करेगा, ठीक है। सपोज करो एग्जांपल के तौर पे हम मानते हैं कि इस ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और इस वाले ऑर्बिट की एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा हमने मान लिया, हम ये नहीं करें इतना ही होता है, ऐसा हम मान रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर वाली में जा रहा है तो ये जो hν है इसे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सप्लाई करनी पड़ेगी, तब ये यहाँ पहुँचेगा, तब ये 5 होगा। और जब ये 5 से नीचे 2 में आ रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये रिलीज कर रहा है, तब नीचे वाली स्टेट में आ रहा है। तो उसने कहा ये जो hν है, hν ये किसके बराबर होगा? E2 माइनस E1 के। इतनी एनर्जी लूज करेगा या गेन करेगा, ठीक है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी, ये मैंने बस तुम्हें समझाने के लिए बताया, लिखने तुम लिया होगा तुमने उसमें से, ठीक है। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें थीं, पहले दोनों पोस्टुलेट्स थे और ये वाला लास्ट वाला तीसरा hν। इनके आधार पे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, वो सारी बातें बोर ने हमें बताई। तो क्या क्या निकाल सकते हैं वो ज़रा एक बार देखें। तो पहले मैं तीनों एक बार रिकैप में लिख देता हूँ यहाँ, ताकि प्रॉब्लम ना हो, चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। देखो थर्ड पोस्टुलेट्स तो हमारा ये है ही, hν इज इक्वल टू E2 माइनस E1। सेकेंड पोस्टुलेट्स की बात करें तो इसमें हमारा mvr बराबर था NH अपॉन 2 पाई के। और अगर फर्स्ट की बात करें तो हमारा mv स्क्वायर बराबर था kZe² अपॉन r के। इसके r से इसका स्क्वायर कट गया था। हमारे पास ये तीन जो है पोस्टुलेट्स थे। सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें निकालेंगे, फर्स्ट पार्ट, वो हम निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ बोर स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। बोर की स्टेशनरी ऑर्बिट की रेडियस कैसे निकलेगी? एक तो इसको पकड़ो, हमने इसको पकड़ा, कितना था? mv² इज इक्वल टू kZe² अपॉन r। तो यहाँ से और यहाँ से अगर इस सेकंड वाले से हमें क्या पता है? फ्रॉम सेकंड mvr बराबर है NH अपॉन 2 पाई के। क्लियर? यहाँ से हमने v निकाल लिया, तो v इज इक्वल टू हमारा कितना आया? NH अपॉन 2 पाई mr। ये आ गया।
इस v की वैल्यू को हम यहाँ v स्क्वायर वाली टर्म में रख देंगे, ठीक है। ये जो v की वैल्यू आई ये वेलोसिटी है, ये जो v है ये भी वेलोसिटी है, तो इसको हम यहाँ रख देंगे। तो जब हमने इसको यहाँ रखा तो ये हमारा हो गया m, वहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 2 पाई का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और r स्क्वायर। क्लियर है? इस पूरे टर्म का स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पे, m है ही, इज इक्वल टू किसके बराबर के जी ई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर नहीं r है सिर्फ। तो क्या क्या कटेगा, तो सबसे पहले m से हमारा एक स्क्वायर कट जाएगा, सही है। इस r से इसका स्क्वायर कट जाएगा, हमें r ही चाहिए रेडियस, तो हमारा r इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको हम इधर ले जाएंगे और इस पूरे टर्म को इधर ले आएंगे। तो r इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर और यहाँ बचेगा m, ठीक है। तो ये हो जाएगा z और m। क्लियर? अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो देखो हमारा h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, k जो कि हमारा कूलम्स कांस्टेंट होता है, k क्या है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बेसिकली यहीं से तो आया है। तो k भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये भी एक कांस्टेंट है, और ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये भी एक कांस्टेंट है। कुल मिला के ये जो हमारी टर्म है, कौन सी टर्म, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर m, ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट। पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारे पास बेसिकली बचा क्या, हमारे पास बचा r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z या z, ठीक है। और z हमारा एटॉमिक नंबर है, तो वो अलग अलग एटम के लिए, इसका मतलब है किसी भी पर्टिकुलर एटम के लिए जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसकी रेडियस उतनी ही कम होगी। तो वो एक अलग मैटर है। अगर हम इसको 1 कर दें और इसमें हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन एटम लेते हैं। हाइड्रोजन एटम क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए z कितना रहता है 1, यानी यूनिट। तो अगर हम z भी यूनिट ले लें, 4 हाइड्रोजन एटम में लिख देता हूँ, 4 हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम लेने का हमारा मेन मकसद ये है क्योंकि उसके लिए z जो है वो यूनिट होता है। तो z इज इक्वल टू कितना हो गया 1, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया n स्क्वायर के। और यहाँ n क्या है, n है नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर n इज इक्वल टू 1 रखता हूँ तो इसका मतलब है पहली ऑर्बिट, 2 रखता हूँ तो दूसरी ऑर्बिट, और दूसरी कौन सी, स्टेशनरी, दूसरी मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट। तो अगर फोर n इज इक्वल टू 1 2 3, सही है, n इज इक्वल टू 1 2 3, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 4 9 और 16। भाई अगर 4 हो गया तो 16, 4 का स्क्वायर। तो रेडियस का रेशियो कैसा रहेगा, वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि पहली रेडियस अगर 2 है तो दूसरी 4 पे है, ऐसा नहीं है, स्क्वायर का रिलेशन होगा। पहली अगर 1 डिस्टेंस पर है तो दूसरी 4 डिस्टेंस पे होगी, तीसरी 9 पर होगी, चौथी 16 पर होगी, पांचवी 25 पर होगी, ठीक है। तो ये रेशियो चलता है। सबसे पहले तो हमने निकाल लिया रेडियस। क्लियर है, समझ में आया? कुछ नहीं है, उसके दोनों पोस्टुलेट फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करके हमने यहाँ से r निकाल लिया। तो पहले इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर इस कांस्टेंट की मैं वैल्यू निकाल दूं, इसके सारी वैल्यू रख दूं निकाल के, ये जो कांस्टेंट लिया है हमने, इस पूरे की वैल्यू आती है तुम्हारी 5.29 इंटू 10⁻11। r नॉट हमारा आता है 5.29 इंटू 10⁻11
और n स्क्वायर अपॉन जी, n स्क्वायर अपॉन जी, यानी ये पूरी टर्म तो कांस्टेंट है ही। तो यहाँ से हम ये रेडियस इससे निकाल सकते हैं किसी भी एटम के लिए। अगर इसके ग्राफ की बात करें, क्योंकि स्क्वायर के रिलेशन में है, तो अगर n जैसे जैसे इधर बढ़ रहा है, रेडियस भी इधर बढ़ेंगी, तो ग्राफ कैसा रहेगा, इस तरह का कर्व जाएगा। ठीक है, तो सेकंड में हम क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे निकालनी है हमें फिर से वही दोनों पोस्टुलेट पकड़ लेने हैं। सबसे पहले निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट से। फ्रॉम फर्स्ट क्या है हमारा, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जी ई स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से हमने आर इज इक्वल टू, हमें यहाँ से आर गायब करना है, तो हमने क्या लिया, आर ले लिया। आर इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से, के जी ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। अब सेकंड वाले से ले लेंगे, फ्रॉम सेकंड, आर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एन एच अपॉन में 2 पाई एम और वी, एम वी। अब ये भी आर है, ये भी आर है, इन दोनों क्वांटिटी को क्या कर देंगे हम, इक्वल रख देंगे। तो ये हो जाएगा के जी ई स्क्वायर अपॉन में एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम वी। अब देखो क्या क्या कटेगा, m से m कट गया, इससे स्क्वायर कटा और कुछ नहीं कटेगा, ये v यहाँ पहुँच जाएगा, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 पाई यहाँ आ जाएगा, क्या होगा 2 पाई के जेड ई स्क्वायर एन एच। ये किसके बराबर होगा, v के। अब इसमें भी अगर हम देखें तो देखो 2 पाई के ई और h ये है कांस्टेंट, इसमें क्या है 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन h, ये सब क्या है कांस्टेंट। तो हमारा v जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, z के, अपॉन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया n के। अब इसमें भी अगर हम z इज इक्वल टू कितना रख दें 1, z इज इक्वल टू कितना रखें, फिर 4 हाइड्रोजन एटम, अगर z हमारा कितना है 1 है, तो v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, n के। यानी अगर ऑर्बिट की रेडियस बढ़ती है, ऑर्बिट की रेडियस बढ़ने का मतलब पहली ऑर्बिट में वेलोसिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, दूसरे में कैसी होगी, कम होगी, तीसरे में कैसी होगी, और कम होगी। ठीक है, और ये है इसके लीनियर। तो अगर हम इसमें ग्राफ की बात करें तो हमारा ग्राफ जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा, ये हमारी वेलोसिटी है जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ये हमारी ऑर्बिट है जो इधर बढ़ रही है, तो ये इस तरह से जो है आएगा। यानी जैसे जैसे ऑर्बिटल रेंज बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो अगर इसमें हम z इज इक्वल टू 1 रख देते हैं तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। इसमें इन्होंने क्या किया है, z तो 1 है ही और हाइड्रोजन एटम के लिए n भी कितना रख दिया है 1, तो इसमें z भी 1 हो गया और n भी 1 हो गया। यानी कि इस वाली जो टर्म की वैल्यू है 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच, ये जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी आई है तुम्हारी 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। कितना है 2.2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। और ये लाइट की स्पीड का 1/137 वहाँ पार्ट है। सही है, मंडे की छुट्टी है
फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन। और याद रखो फ्रीक्वेंसी सिर्फ फ्रीक्वेंसी तक ही सीमित नहीं है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी निकाल ली ना इलेक्ट्रॉन की, इसका मतलब आप एनर्जी भी निकाल सकते हो। न्यू निकल गया, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो हम बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के केस में बहुत सिंपल है, हमें पता है, हमने v उसकी लीनियर वेलोसिटी निकाल ही रखी है। हमें पता है लीनियर वेलोसिटी v है, तो इसका एंगुलर के साथ रिलेशन क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है ओमेगा r। सही है। और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 2 पाई न्यू। तो इसको यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 2 पाई न्यू r एंड देन न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा v अपॉन 2 पाई r। कितना हो जाएगा, v अपॉन 2 पाई r। अब हमने v की वैल्यू कैलकुलेट की है यहाँ पे, इस v की वैल्यू को यहाँ रख दो, यहाँ से उठाओ यहाँ रखो, तो हमारा न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2 पाई के जी ई स्क्वायर, 2 पाई के जी ई स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर, तो ये है ही, इसका एन एच और आ जाएगा। तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो हमारा न्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा के जी ई स्क्वायर अपॉन में एन एच। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ठीक है, के ई स्क्वायर अपॉन एच क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सही है। और z अपॉन एन आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है ना। इसमें r भी है, देखो ये रहा NH R, ये R भी हम भूल गए थे, इसमें RNH और लगाओ। ठीक है, RNH हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम Z इज इक्वल टू कितना रख दें 1, कहने का मतलब यही रहता है कि हम यूनिट कर रहे हैं इसको। तो के ई स्क्वायर अपॉन एच तो कांस्टेंट है ही, तो हमारा V इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए किसके, N R के। भाई N रेडियस भी बढ़ेगी और N भी बढ़ सकता है। अब अगर हम R का रिलेशन देखें तो फर्स्ट हमने जो निकाला था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर आया था, अभी जो हमने निकाला है 135। ठीक है। अगर हम R की वैल्यू को यहाँ रखें तो ये किसके बराबर हो गया, न्यू जो है 1 अपॉन एन की क्यूब के हो जाएगा, क्योंकि एक ये और दो वो। भाई R किसके है, उसके स्क्वायर के, और ये R यहाँ पे रखें तो ये हो जाएगा इनकी क्यूब के। तो फ्रीक्वेंसी जो रेडियस का नंबर है उसके साथ बढ़ने पर कैसी होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। सही है। और ये क्यूब के रेशियो में जो है घटता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन इंटरनल ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, ज़्यादा। ऊपर वाली कैसी होगी, कम। फिर उसके ऊपर वाली कैसी होगी, और कम। ठीक है। तो यहाँ तक हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। चौथा पार्ट वही है ऑब्वियस, हम इसकी एनर्जी और कैलकुलेट करेंगे। तो एनर्जी और देख लेते हैं। टोटल एनर्जी, टोटल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट। तो देखो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी तरह की एनर्जी होती हैं। बेसिकली दो तरह की एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास। पहली तो है उसके वेलोसिटी की वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और दूसरी हमने बात करी थी क्योंकि उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है अंदर की तरफ, उसके बावजूद भी जो वो अपनी सर्टेन ऑर्बिट में रुका हुआ है। तो दूसरी है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ेंगे कौन सी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली। तो दो एनर्जी हैं। सही है। देयर आर टू टाइप ऑफ एनर्जी, टू kind of energy electron have। फर्स्ट क्या है,
काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी, हाफ mv²। और mv² की वैल्यू हमें पता है, mv² की वैल्यू कितनी है, kg²/r। कहाँ से, फर्स्ट पोस्टुलेट से। mv² की वैल्यू पता है ना, इसमें रख देंगे पूरी की पूरी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, हाफ kge²/r। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। सेम ऐसे ही दूसरा है उसके पास, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो एक सर्टेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ही रिवॉल्व कर रहा है। तो कितनी हो जाएगी हमारी, 1/4πε को तो k हम लिखते ही हैं, kZe²/r, सिर्फ r, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में r² नहीं होता है। और ये कैसा होगा, माइनस होगा। पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी इसकी, माइनस। ठीक है, अब जो टोटल एनर्जी हम निकालेंगे, टोटल एनर्जी, अब ये पता है यहाँ माइनस लेने का मतलब इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सिस्टम के साथ बाउंड है, वो छोड़ के नहीं जा सकता। इसका मतलब उसकी जो नेट एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कैसी है अभी, नेगेटिव। अगर किसी केस में पॉजिटिव हो जाती है या जीरो हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन फिर घूमेगा नहीं, एटम को क्या करेगा, छोड़ के निकल जाएगा। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जो सबसे आउटर घूम रहा है उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा है, बट नेगेटिव है। नेगेटिव का ज़्यादा होना वैसे कम है, उसे हम कम एनर्जी देंगे तो जल्दी से जीरो हो जाएगा। अगर हम बोलें +2 है एक के पास एनर्जी, एक के पास, सॉरी प्लस कह रहा हूँ, एक के पास तो एनर्जी है -2, एक के पास एनर्जी है -1, इनमें से किसके पास ज़्यादा एनर्जी है, -1 के पास। तो अगर हमें -1 को निकालना है बाहर तो उसे तो बस +1 एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर -2 वाले को निकालना तो +2 एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसीलिए आउटर वाले के पास एनर्जी जैसी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाती है, नेगेटिव में ज़्यादा। तो हम उसको कम एनर्जी भी दें तो भी हमारी वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे। तो जो टोटल एनर्जी हो गई वो किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है हमारी हाफ kGe²/r माइनस के kGe²/r। अब ये देखो पूरा है, ये आधा है, एक में से आधा गया तो क्या बचेगा, आधा बचेगा, और माइनस का बचेगा। तो जो एनर्जी है E वो इलेक्ट्रॉन की होगी -1/2 kGe²/r। अब इसमें ध्यान से देखो, k और e² कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है, इसमें सिर्फ z हाइड्रोजन के लिए 1 ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा सिर्फ रह जाएगा नीचे r, यानी E = और जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना इस पूरे कांस्टेंट को, इसमें मैं लिख देता हूँ क्या है, हाफ ke², कैसा है हमारा, कांस्टेंट। तो जब इसको और z = 1 ले लेंगे हाइड्रोजन के लिए तो ये हो जाएगा -13.9/r इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। n को भी हमने 1 लिया है, 13.6/n², 9 नहीं है, ये कितना है, 13.6 है r। ठीक है, अगर हम इसे r की टर्म से ब्रेक करके n की टर्म में निकालना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ हमने गलती करी, सुनो 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 सुनो, गलती की है हमने। ये अभी नहीं, इसको ये 13.6 नहीं आएगा, ये तो अलग आएगा। ये तो सिंपल, ये अगर r की टर्म में है तो ये इसे हम रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें इसे n की टर्म में लाना है तो हमें यहाँ r की वैल्यू रखनी पड़ेगी। r की हमारी एक वैल्यू आई थी ना पीछे, कितनी आई थी बताओ, हमें पता है r = कितना आया था, नहीं, n² h² ke² z, n तो ऊपर आई गया, m, ठीक है। ये वैल्यू r की थी ना, इस वैल्यू को अगर हम यहाँ रखें तो हमारा E = कितना हो जाएगा, यहाँ रखेंगे -1/2 kGe² में r करेंगे तो n² h² तो नीचे आ जाएगा, n² h² तो आ गया नीचे, ये टर्म घूम के कहाँ चली जाएगी, ऊपर, तो हो जाएगा 4π²
के ई स्क्वायर जेड एम। ठीक है, अब इसमें देखो क्या हो गया, ये E इज इक्वल टू -1/2 के स्क्वायर हो गया, जी स्क्वायर हो गया, ई की पावर 4 हो गया, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर जी स्क्वायर ई की पावर 4 और 4 पाई स्क्वायर है ही हमारा, और रह जाएगा m इंटू एम अपॉन में n स्क्वायर h स्क्वायर। सही है। अब इसमें n स्क्वायर को अगर हम छोड़ दें तो ये बाकी पूरी टर्म कैसी है, कांस्टेंट है ना, ये बाकी पूरी टर्म कैसी है, कांस्टेंट है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं दैट E इज इक्वल टू, अब ये पूरी टर्म को हम जब निकालेंगे तो ये आएगा 13.6 माइनस का अपॉन में क्या n स्क्वायर। ठीक है, इसमें ये जो टर्म है हमारी कौन सी टर्म, के स्क्वायर जी स्क्वायर ई की पावर 4 और 4 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर, ये क्या है, कांस्टेंट है पूरी की पूरी टर्म। हाँ 1/2 भी है, 1/2। तो ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 13.6 अपॉन n स्क्वायर हमारा है ही। अब देखो हाइड्रोजन के लिए हमने Gb जो है वो कितना रख दिया है यहाँ 1, Gb कितना रख दिया है 1। अगर हाइड्रोजन के अलावा कुछ हो तो यहाँ जी स्क्वायर इसको और आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए ही हमने इसे 1 रखा है, तो इस रेशियो में बढ़ता चला जाता है, यानी एनर्जी लेवल n के साथ जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट के साथ कैसा होता चला जाएगा, कम। और क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव में हम कह सकते हैं एक तरह से बढ़ता चला जाता है। सही है, वैसे कम होना और अगर उसके आगे हम माइनस लगा दें तो क्या हो जाए, बढ़ रहा है वो। हाँ जी।